हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा अगले का न्यूमेरिकल्स जो है वो है 2.6। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से चलिए इसको करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। मतलब हमारे जो लेंथ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट प्रिसाइजली कौन मतलब मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। पहला है वर्नियर कैलिपर, दूसरा है स्क्रू गेज और तीसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमको तीनों का मिनिमम जो डिवीज़न है, मिनिमम वो कितना मेज़र कर सकता है उसको फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। और जो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम फाइंड आउट कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मतलब मेज़र कर पाएगा, वो मोर प्रिसाइज होगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला दिया गया वर्नियर कैलिपर। तो देखिए सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को समझ लीजिए यहाँ पास में। दिस इज वर्नियर कैलिपर। तो जिसमें से ये वाला जो स्केल होता है इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, स्कूल में आपको जरूर दिखाया जाता है। अगर कोरोना नहीं चलता था, कोविड 19 का अगर नहीं चलता था, तो आपको प्रैक्टिकल में जरूर दिखाया जाएगा। और अगर नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिए। वर्नियर कैलिपर होता है, ये मेन स्केल होता है, और ये वर्नियर स्केल होता है, ये वाला आपका जो मूवेबल रहता है। ठीक है, एक ऊपर में भी स्केल है, ये इंचेस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ डिविजन्स बने गए हैं, और ये डिविजन्स की बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि ये वर्नियर कैलिपर जो रहेगा आपका वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। और यहाँ पास में इस जगह में आपको कोई भी चीज़ को फंसाया जाता है, चाहे आप रॉड ले लीजिए, चाहे आप कॉइन ले लीजिए, तो कॉइन का डायमीटर इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास में रिंग है, तो रिंग को आउटर अगर नापना है तो यहाँ फंसा लीजिए, और अंदर से नापना है तो इस जगह में ऐसे करके ये फंस जाएगा। देखिए इस जगह में ऐसे रिंग ये अंदर से फंस जाता है, और इसको ये वाला स्लाइड होके इस साइड मूव करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद ये मेन स्केल को देखा जाता है, जो कि हर एक ये लाइन देख रहे हैं, ये एक 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 mm का होता है आपका। और ये आपका एक्यूरेसी डिसाइड करता है, ये डिवीजन के फॉर्म में होता है। तो जब समझ लीजिए यहाँ रिंग फंसाए हैं तो ये यहाँ से यहाँ मूव होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव होने के बाद हो सकता है कि ये 2 और ये 2.1 के बीच में कहीं आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कैसे मेजर करेंगे, तो उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद ये लाइन से लेकर यहाँ से लाइन तक मैं आपको ऊपर वाले लाइन से देखना है, चेक करना है कि इनमें से कौन सी लाइन ऊपर में मेजर बराबर आ रही है एकदम। जरूरी नहीं है ना कि ये लाइन 6 वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन इसके ऊपर वाली लाइन से मैच करे, ऐसा नहीं होगा। तो इनमें से कोई एक लाइन ऐसी होगी जो ऊपर वाले से मैच करेगा, और उस जिसमें से भी वो मैच कर जाए तो यहाँ से उस लाइन तक इसको काउंट करना है। जो भी लाइन से ये मैच कर जाए तो वो अगला जो आएगा वो पॉइंट के फॉर्म में आता है। वैसे आपको ये बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना पूछने वाला है। प्रैक्टिकल में पूछ सकता था अगर तुमको आप लोग को प्रैक्टिकल कराया जाता तो। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा उसके अलावा भी मन में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये पूछने वाला है। तो देखिए 20 डिवीजन लिखा है, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी दिखा रहा है यहाँ 20 डिवीजन है। इसमें जो लाइंस बनी हुई है ये 20 डिवीजन की लाइन है। ओके है, ठीक है। और ये जो मेन स्केल है इसकी रीडिंग 1 mm की है। तो इसे नापा कैसे जाता है, तो मेन स्केल वाले को हम MSD बोलते हैं। ठीक है, और इस वाले को हम VSD बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना नापेगा, तो ये आपका अगर ये 1 mm नाप रहा है तो MSD, और इसको हम MSD है और ये VSD है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है जनरली। ठीक है, तो ये 20 है, तो ये कितना नापेगा, कितना कैलकुलेट करेगा, तो इसका एक फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 1 - मतलब कि ये 1 mm तक नाप सकता है, मतलब एक डिवीजन तक नाप सकता है यहाँ से यहाँ मूवमेंट में, -19/20। 19/20 इसलिए लिया जाता है इसको कि ये 20 डिवीजन है। अगर इस जीरो और इस जीरो को अपने नीचे रख देता हूं मैं, मान लीजिए, ठीक है, ये वाले जीरो और इस जीरो को अगर नीचे नीचे रख दूं, तो अगर ये यहां से डिवीजन को अगर नापेंगे, तो अगर ये 20 डिवीजन तक जा रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो यहां से इस डिवीजन तक देखेंगे तो ये 19 डिवीजन, मतलब इस लाइन का 19 डिवीजन इस वाले के नीचे 20 डिवीजन के नीचे आता है। तो इसीलिए इसको 19/20 करते हैं। तो एक जो छूट जाता है वो उसकी एक्यूरेसी होती है, तो उसको छूटा हुआ को नापने के लिए 1 से इसको माइनस कर दिया जाता है। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। फिर से समझिएगा, यहां से यहां तक 20 तक जाना है, ठीक है, और इस जीरो को इसके नीचे लेके आना है।
जनरली पूछा भी जाता है कि बताइए कि ये वर्नियर कैलिपर जो है आपका ये एक्यूरेटली मेजर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको भी समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इस जीरो और इस जीरो को नीचे लेके आइए और इसको यहाँ टच कर दीजिए और इसको कंप्लीटली टच करना है। उसके बाद अगर ये जीरो और इस जीरो के नीचे नहीं आया, इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था सिंपल सा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 20 माइनस 19/20। तो ये आएगा आपका 1/20 और 1/20 को अगर आप डिवाइड करेंगे ये mm के फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है, ऊपर वाला, क्योंकि ये वन डिवीज़न जो है ये एक एक डिवीज़न एक एक mm का है, तो ये 1/20 mm के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो जनरली इन सभी जितने भी ये मेजरमेंट दिखा रहे हैं इसको हम सबको सेंटीमीटर में करके देखेंगे। तो ये आएगा 1/20 और इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो ये सेंटीमीटर में के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे हमने कन्वर्जन इससे पहले करके देखे हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 1/200 है और इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा 0.005 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर का जो एक्यूरेसी है कितना वो मेज़र कर सकता है, 0.005 सेंटीमीटर तक वो मेज़र कर सकता है, प्रिसाइजली मेज़र कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर रिंग। तो आपको स्क्रू गेज भी समझ में आना चाहिए उसके लिए। देखिए स्क्रू गेज, दिस इज अवर स्क्रू गेज। तो इसमें जो सर्कुलर रिंग की जो बात कर रहा था 100 डिवीजन वाला, वो ये वाला है। देखिए इसमें काफ़ी सारे आपको लाइन दिख रहे होंगे और ये यहाँ पास में एक लाइन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग वाला। ये लाइन सीधी सीधी रहती है, इसमें भी ये 1 mm का रहता है। ठीक है, ये वाली जो रहती है लाइन ये 1 mm की रहती है और देखिए इसको घुमाया जाता है, ये वाले रिंग को घुमाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करना पड़ता है कि इसमें एरर है कि नहीं। इसको कंप्लीटली घुमा के जीरो तक लेके आते हैं, उस टाइम पे इसका जीरो और इस वाले सर्कुलर रिंग का जीरो सेम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पास में कुछ भी आप फंसाना है आप फंसा दीजिए और उसको टाइट कर दीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिए कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना गया। तो मान लीजिए जीरो से थोड़ा सा आगे ये बढ़ गया होगा, तो मान लीजिए 0 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ गया। अब वो पॉइंट कितना बढ़ा, तो उसके लिए आपको ये सर्कुलर रिंग ये यहाँ से ऊपर की तरफ आप देखिए कि कितना इसने कंप्लीट किया। तो ये देखिए जैसे यहाँ पास 15 के नीचे आया है यहाँ पास में, तो ये 9 के, ये 14 के आसपास है और ये 1 से लेकर यहाँ और यहाँ से ये आगे बढ़ गया। मतलब ये अराउंड 2 पॉइंट समथिंग कुछ, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ गया होगा। तो 1.14 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी mm में। देखिए इस टाइप से इसको नापा जाता है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, इस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ ना। तो जनरली इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जो वायर होते हैं हमारे कॉपर वाइंडिंग वाले, मतलब जो मोटर्स जो होते हैं उनकी जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, उसमें जो वायर यूज होता है कॉपर का, उनको नापने के लिए जनरली इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है स्क्रू गेज का। ठीक है, ये इमेज मैंने इंटरनेट से पिक किया है, आप इंटरनेट में देख सकते हैं, मुझे ठीक लगा ये तो मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो अब इसका डिवीजन नापना है। फिर समझिएगा 100 डिवीजन आपका ये वाला रहेगा और ये मेन वाला रहेगा जो 1 mm को आपको बता रहा है, आपके बुक में दिया भी है। तो इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। पिच क्या है, पिच है आपका ये वाले पॉइंट से यहां तक मूवमेंट, यहां से यहां तक का मूवमेंट जो होगा वो पिच होगा। तो पिच कितना दिया गया है इसमें पहले से ही 1 mm का पिच दे दिया गया है और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने दिए गए हैं, 100 डिवीजन्स दिए गए हैं। ये अभी आपका mm के फॉर्म में है, तो इसे आप सेंटीमीटर के फॉर्म में कर लीजिए। तो अगर आपको यूनिट बढ़ाना है, देखिए, तो mm को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से फिर से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/1000 आएगा। तो इसका एक्यूरेसी आएगा, लीस्ट काउंट आएगा आपका 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.001 सेंटीमीटर है ये वाला और ये वाला आपका 0.005 सेंटीमीटर। तो आपका स्क्रू गेज मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर के मुकाबले, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट और छोटा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट that can measure length to within a wavelength of light, wavelength of light की बात कर रहा है ये। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करके एक डिवाइस होता है जो लाइट के वेवलेंथ को नाप सकता है। लाइट के वेवलेंथ का मतलब कि अगर हमारे पास में ये वेव है, ठीक है, तो ये पीक से लेकर ये पीक तक का डिस्टेंस को वो नाप सकता है, या फिर यहां से लेकर एक साइकिल कंप्लीट होने तक का नाप सकता है ये। ठीक है,
तो हम विजिबल लाइट में कौन सी लाइट ले ले, कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम रेड लाइट ले लेते हैं, रेड लाइट, ठीक है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ होता कितना है? रेड लाइट का वेवलेंथ होता है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब कि 6000 इंटू 10⁻⁻10 होता है, और ये मीटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको हमको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको अब इसको यूनिट को छोटा कर रहे हैं, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻8, दो इसका घट जाएगा और ये सेंटीमीटर के फॉर्म में आ गया। अब इसको अगर पॉइंट के फॉर्म में आपको लिखना है तो पॉइंट के फॉर्म में बहुत सिंपल सा है, 0.0006 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट इसको यहाँ से यहाँ घटाने के लिए, देखिए 3 जीरो को हटाने के लिए, और बाकी बचे हुए 5 जो बच गए इसके जीरोज, वो इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया, एक इसके 4 जीरो और ये 6, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो प्रिसाइज है वो और ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 1 2 3 डिजिट तक गया था ये वाला, और स्क्रू गेज भी आपका 3 डिजिट तक गया था, पर ये आपका 5 डिजिट तक जा रहा है और मोर प्रिसाइज है। तो इसमें से सबसे अच्छा प्रिसाइज डिवाइस कौन सा है? सबसे अच्छा प्रिसाइज डिवाइस है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और यही इस क्वेश्चन में पूछा भी था, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 पॉइंट्स जो हमारा 7 है, बोल रहा है ए स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। मतलब वो 100 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करके देखे हमारे ह्यूमन हेयर को। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इज अराउंड, माइक्रोस्कोप से जो नापा था उन्होंने 3.5 mm, एंड व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ द थिकनेस ऑफ द एयर। तो वो बोल रहे हैं कि बताइए कि जो हेयर है उसका एक्चुअल में जो थिकनेस है वो कितना है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर से फॉर्मूला का यूज़ किया गया है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए कैसे निकाला जाएगा इसको। तो ये 20 ऑब्जर्वेशन जो भले ले रहे हैं, पर इसमें एवरेज वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है इन्होंने, तो हमें इस 20 का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। देखिए कुछ क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूलेज नहीं मिलेंगे बुक में, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो प्रीवियस हमने स्टडी किया है 10th में, 9th में या 8th में जो भी है, तो उनकी चीज़ों को भी ये यूज़ कर लेते हैं। तो आपको प्रीवियस स्टडी को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो मैग्नीफिकेशन कितना टाइम्स हुआ है? 100 टाइम्स। ऑब्जर्व कितना हुआ है? 3.5 मैग्नीफिकेशन करने के बाद में, और एक्चुअल वैल्यू तो हमको चाहिए, एक्चुअल वैल्यू इसको इधर ले जाइए, तो ये आएगा एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 100 mm, ठीक है। 2 जीरो इसको और शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 0.035 mm, ओके है। तो दिस इज अ एक्चुअल लेंथ बोल सकते हैं, थिकनेस बोल सकते हैं आपका, या फिर डाया बोल सकते हैं, डायमीटर ऑफ द हेयर। तो 0.035 mm के आसपास ह्यूमन हेयर जो होता है उसकी थिकनेस होती है, ओके है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं था, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 2.8। तो इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस लॉजिकल लगाना है आपको दिमाग अपना थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, 3 क्वेश्चन है टोटल इसमें। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल एंड हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। आपको एक थ्रेड दे दिया है, वही भी धागा, और एक मीटर स्केल दे दिया आपको, आपका प्लास्टिक वाले दे देगा, और बोल रहा है कि बताइए कि उसका डायमीटर कितना होगा आपका जो भी थ्रेड है। तो जनरली डायमीटर को नापने के लिए स्क्रू गेज का यूज़ किया जाता है, पर आपको दिया नहीं है उसने, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लॉजिकली बैठाते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, ठीक है, और इस स्केल में हमको रीडिंग्स दिख रहे हैं क्लियरली। हम क्या करेंगे, जो भी हमको थ्रेड दिया गया है उसको आप इस जगह में ऐसे लपेटना चालू करिए, और क्लोजली लपेटिएगा एकदम, और टाइट नहीं लपेटिएगा। टाइट लपेटने से क्या होगा कि ये जो थिकनेस है इसका, ये बढ़ जाएगा इस पॉइंट पे, तो हमको बढ़ाना नहीं है इसका थिकनेस को, ठीक है। ठीक है, तो
इसको आराम से लपेटिएगा और लपेटने के बाद इसको कुछ डिस्टेंस तक ले जाइए जहां तक आपको स्केल में ये नाप सकें आप। अब वो थ्रेड कैसा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पतले भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको इतना पतला थ्रेड दे दिया जिससे हम लोग आपके कपड़े जो सिले जाते हैं, हो सकता है। तो इस टाइप से आप लपेट लिए, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर तक आप इसको ले गए हैं या 1 mm तक ले गए हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लपेट के ले जाना चाहते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर या 1 mm तक अगर आप ले गए हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर तक ही ले गए हैं तो ये इसको लेते हैं एल, लेंथ। तो अब 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, फिर उसके बाद गिन लीजिए कि ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर में आपका डिपेंड है। मान लीजिए कि ये 10 टर्न्स ले लिया, हो सकता है कि 10 टर्न्स ले सके, जा हो सकता है 20 टर्न भी ले ले, जितना भी ले सकता है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, क्या होता है कि लेंथ से अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर दिया जाए तो इसके एक ये कितना जगह ले रहा है, ये जो आपका धागा ये कितना जगह ले रहा है, ये निकल के आ जाता है। और इसी को तो बोलते हैं थिकनेस। बहुत सिंपल सा ट्रिक था ना। तो लेंथ अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ है 1 सेंटीमीटर का और टर्न है 20। तो सिंपल सा है। 20 ले लीजिए, सॉरी 10 ले लेता हूँ मैं, माई मिस्टेक। 10 ले लिए अगर तो आपका आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर, या फिर 1 mm भी ले सकते हैं, बोल सकते हैं इसको आप, है ना। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये डिपेंड करता है। तो देखिए अगर नहीं दिया गया है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे आप 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, चाहे आप 1 mm ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ भी नहीं दिया है गिवन तो आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्रू गेज हैज ए पिच ऑफ 1 mm। जो आपको मेन स्केल वाला मैं बताया था आपको, देखिए कहाँ गया, ये वाला मेन स्केल वाला, ये पिच है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो 1 mm का दिया गया है। उसके बाद इसमें बोला 200 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर रिंग। जो सर्कुलर रिंग मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में 100 था, इसमें 200 कर दिया है। ठीक है, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज आर्बिट्रेरली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मतलब कि बोल रहा है कि अगर डिवीजन को बढ़ा दिया जाए तो क्या एक्यूरेसी इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। बट इसमें एक ट्रिकी पार्ट भी पूछा है आपसे, डू यू थिंक बोल रहा है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से सोच के बताना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से सोच सकते हैं। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को जो बनाया जाता है उसको देखिएगा, इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाए तो थियोरेटिकली अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं थ्योरी के फॉर्म में, तो मतलब जो आपका मैथमेटिकल टर्म्स से अगर इसको मैं चेक करना चाहूं, मैथमेटिकल टर्म से अगर चेक करना चाहूं तो यस, हमारी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट अब बट क्यों है, प्रैक्टिकली अगर आप डिवीजन को बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए, तो जो नंबर ऑफ डिवीजन्स बढ़ा रहे हैं आप यहां पास में देखिएगा, ये जो नंबर ऑफ डिवीजन्स आप बढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो आई है ये भी तो इस लाइन को देख पाए, इतना डिवीजन आपको बढ़ाना है। अब हमारी ह्यूमन आई की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कि आप अगर इसको बहुत नज़दीक नज़दीक कर देंगे तो इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि ये एक लाइन दूसरे लाइन से कितनी दूरी पे है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका 100 डिवीजन क्यों बनाया जाता है? इसको मोर प्रिसाइज करने के लिए 200 कर सकते थे, 300 कर सकते थे, फिर भी 100 ही क्यों किया गया? इसका रीज़न यही है कि हमारी ह्यूमन आई को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ह्यूमन आई अगर नहीं देख पाई तो आपका मेजर करके फायदा क्या, जब अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपकी जो लेंथ है वो कितनी है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का जवाब था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रॉड इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, वाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ ए डायमीटर एक्सपेक्टेड टू yield ए मोर रिलायबल एस्टिमेट देन ए सेट ऑफ 5 मेजरमेंट ओनली। क्वेश्चन फिर से थियोरेटिकली फॉर्म में पूछा है आपको, बोल रहा है कि 100 मेजरमेंट जो है वो मोर रिलायबल है 5 मेजरमेंट से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई बोल दिया ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप कोई भी एक रॉड ले लीजिए या कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए और उसको मेजर करना चालू करिए। आपके पास किसी भी चीज़ से, आप रस्सी से मेजर कर सकते हैं, आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किससे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको मेजर करना चालू करेंगे तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपने जो मेजर किया वो सही आए।
तो आपने एक बार और मेज़र किया, एक बार और मेज़र किया, तो जितने बार भी आप मेज़र करेंगे, अगर आप उसका एक मीन वैल्यू निकालते हैं, जो आप मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स में पढ़े भी हैं थोड़ा बहुत 10th में, ठीक है, तो मीन वैल्यू तक आप, मीन वैल्यू जो निकाला जाता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि कुछ मेजरमेंट ऐसे होते हैं जिसको एक बार में फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम 2 बार, 3 बार, 10 बार ऐसे फाइंड आउट करते हैं, उसका मीन निकाल लेते हैं, और वो मीन वैल्यू जो होती है वो एक्यूरेट वैल्यू के, मीन वैल्यू जो होती है वो एक्यूरेट वैल्यू के काफ़ी नज़दीक होती है, एक्यूरेट वैल्यू के काफ़ी नज़दीक होता है। और जितना ज़्यादा आप मेजरमेंट निकालेंगे, जितना ज़्यादा आप डाटा निकालेंगे, उतना ज़्यादा आप एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक पहुंचेंगे। तो 100 मेजरमेंट जो होगा वो मोर रिलायबल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेजरमेंट करेंगे उतना ज़्यादा उसका मीन वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के बराबर पहुंचेगा। तो दिस इज अवर आंसर कि 100 मेजरमेंट इज मोर रिलायबल देन 5 मेजरमेंट ऑनली। ओके है, बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखिए 2.9, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ 1.76 सेंटीमीटर ऑन ए 25 mm स्लाइड। तो आपका एक स्लाइड है जो कि इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन, तो आपका एक स्क्रीन है, वहाँ एक प्रोजेक्टेड कर रहा है ये। द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर, और वो उसको जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दीवार में जब वो पढ़ रहा है, स्क्रीन पे या दीवार पे जहाँ भी पढ़ रहा होगा वो इतना बढ़ जा रहा है, 1.5 मीटर, 1.55 मीटर स्क्वायर एरिया के फॉर्म में उतना बढ़ जा रहा है वो, ठीक है। तो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट, तो बोल रहा है कि कितना इसका लीनियर मैग्निफिकेशन हो रहा है। ओके है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसके लिए आपको दो चीज समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले किस टाइप से, तो मान लीजिए कि दिस इज अवर फिल्म, ये हमारी एक फिल्म है, ठीक है, जो आपको दिया गया है, जो कि 1.75 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से कोई लाइट मारी गई होगी, ठीक है, और इसमें एक लेंस लगा देंगे हम लोग यहाँ पास में, मान लीजिए। तो जब ये इस पे पड़ा होगा, ये लेंस है आपका मान लीजिए, और इस पे जब ये पड़ा तो यहाँ एक दीवार रख दिए, तो जब इस पे रोशनी पड़ी तो ये मैग्नीफाई होके यहाँ आई, ये इस टाइप से कुछ मैग्नीफाई हो गया होगा, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो आया 1.55 मीटर स्क्वायर। ओके है, ठीक है। अब ये जो मैग्नीफाई हो रहा है इसको वाला, देखिए ये कुछ ऐसा दीवार पे आएगा और एक्चुअल में ये कुछ ऐसा रहेगा। तो इस टाइप का जो मैग्निफिकेशन होता है इसे हम बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। ये कुछ नया वर्ड आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका फॉर्मूला कुछ कुछ वैसे ही लीनियर मैग्निफिकेशन का, कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे ही है। तो इमेज जो हमारा है, इमेज जो आपका है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसी को हमको बस लिखना है। तो देखिए साइज ऑफ इमेज कितना दिया गया है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो एक्चुअल हमारा इमेज था, एक्चुअल में जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारा फिल्म है, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज कितना है, 1.55 मीटर स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट कितना है, 1.75 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग यूनिट हो गया। तो आप इसको मीटर में करिए, इसको सेंटीमीटर में करिए, इसको मीटर में करिए, जो भी चाहे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो वो कटने ही वाला है, तो इसको मीटर में कर लेते हैं। तो देखिए आएगा 1.55 डिवाइड बाई 1.75, और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻² का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका आप जब डिवाइड करेंगे, तो मैंने इसको डिवाइड करके रखा है, जो नोट्स आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो इसका डिवीजन जो आएगा वो आएगा 0.88571 समथिंग कुछ आएगा, और ये डिवाइड बाय होगा 10⁻⁻⁴, ठीक है। ऊपर जाएगा 10⁻⁴ बन जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 8857। ये इसका मैग्निफिकेशन है, मतलब इतने टाइम्स वो मैग्निफिकेशन किया एरियली, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको 10th में हमने पढ़ा भी है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है -v/u, इमेज डिस्टेंस
अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पर यहाँ हमको ऐसा कुछ वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है जो कि आपकी बुक में नहीं है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। इस फॉर्मूले को आपको लिख के रखना है, ठीक है। कुछ कुछ नया फॉर्मूला है ये, ठीक है। अभी आप ये शिकायत मत करिएगा कि सर ये बुक में नहीं दिया गया है तो इसको क्वेश्चन को क्यों दे दिया गया है। जनरली ये होता है एनसीईआरटी में कि सारे टॉपिक्स वो बुक में कवर नहीं कर पाता है, तो कुछ टॉपिक्स को कवर करने के लिए वो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लेता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बुक में नहीं दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बुक का ही हिस्सा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो बुक से हटके होते हैं थोड़े से, तो उसको वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू कवर करने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। ठीक है, तो एरियल मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है आपका 8857। अंडर रूट निकालना आपको आता होगा, ठीक है। नहीं आता है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड 8 में दिया गया है, जरूर सीख लीजिएगा। वैसे मुझे पूरे होप है कि 99% लोगों को आता ही होगा, 1% एक्सेप्शन तो रहता ही है, फिर भी होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका आप वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट का, तो ये आपका अराउंड 94.1 आ रहा है। हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेशन पार्ट में कुछ कुछ स्किप कर देना जिससे वीडियो की लेंथ थोड़ी डिक्रीज हो पाए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, लीनियर मैग्निफिकेशन 94.1। ये हमारा मैग्नीफाई हो रहा है, इतना हमारा मैग्नीफाई हो रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अगला वीडियो तुरंत बनाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है आपका। ये टॉपिक में था मेजरमेंट के, और इसको सिंपली इसको बताना भी है हमको। अगर आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर निकालना नहीं आता है तो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियोस देख लीजिएगा। मैं इसको लिंक में भी डाल दूंगा ऊपर के आई बटन में भी, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या लिया हुआ है। सबसे पहला दिया 0.007 मीटर स्क्वायर, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ 7 एक ऐसा नंबर है जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा निकल के आता है, ठीक है। फिर ये अगला क्वेश्चन है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो ये देखिए 10 टू द पावर के फॉर्म में जितना भी चला जाए तो इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं नॉर्मली, तो ये आपका आएगा 2.64, ठीक है। 2.64 तीन इसके सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। कितने कहलाएंगे, 3, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सिग्निफिकेंस देखिए, पॉइंट के बाद इन सारे नंबर्स को हमको लेके चलना है। तो इन सब इसका कितना आएगा, 1 2 3, और ये पॉइंट के बाद ही है और कुछ नंबर्स के बाद में है, तो टोटल इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। कुछ क्वेश्चंस यहाँ नहीं लिखे गए हैं पर मैंने इसको नोट्स में बना के रखा है, तो मुझे मालूम है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 6.320 जूल, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना है, 4। देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट और पॉइंट के बाद 3 डिजिट, टोटल हो गए 4। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है वह है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। ठीक, कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 0.0030 है, फिर 6032। मैंने जैसे बताया कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा। वैल्यू दिया गया है 6032, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अब अच्छे समझ में आ गए होंगे, शायद 4 या 5 क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। आई होप आप सारे क्वेश्चन अब आपको बनेंगे ये, और कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं अगले क्वेश्चन भी बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं हम लोग अब। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट इस वीडियो का मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ। और हमारे चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपका दिन शुभ रहे।